प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, बहुत दिनों से क्लासेस बंद थी। पुनः आज हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हम लोग जो बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो भी यूनिट्स बचे हुए हैं उसको हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। और आज का जो सेशन है वो बेसिकली बेस्ट है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे। तो आज के सेशन में हम लोग डिटर्मिनेंट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसको आज कवर करेंगे। यदि समय बचता है तो हम लोग माइनर एंड को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट को भी इस सेशन में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला जो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट को वो देखते हैं। तो आप देखेंगे तो क्या पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। कहने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करेगा यदि आप रो को कॉलम में बदल देते हैं या फिर कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो पहले था वही बाद में भी रहेगा। रो को कॉलम में बदलने से या कॉलम को रो में बदलने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलता नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल में से समझेंगे। पहला देखिए आपके स्क्रीन पर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 2 3 4 एंड 0 1 5। तो कह रहा है कि यदि हम डिटर्मिनेंट के रो को यदि कॉलम में बदल दें तो क्या होगा प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। कहने का मतलब इसमें आपको 3 रो दिख रहे हैं। देखिए 3 रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो आप रो को कॉलम में बदलेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करके देखते हैं। इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करके देखते हैं। तो इसका वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो हमने आपको बताया था किसी रो के अलॉन्ग या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। तो हम पहला रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 1। ठीक। अब जिस भी एलिमेंट को आप लिख रहे हैं उसका कॉलम और उसका रो को हम लोग ढक देते हैं। देखिए ये कॉलम और इस रो को हम ढक दिए तो हमें मिला 3 1 4 5। तो ये मिलेगा 3 4 1 5। ठीक। अब इसका साइन क्या होता है बच्चों, इसका साइन होता है प्लस, इसका होता है माइनस, इसका होता है प्लस, अल्टरनेट चलता है। फिर यदि 4 के बारे में पूछा जाए तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ फिर माइनस, यहाँ फिर प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। हमने आपको साइन स्कीम पिछले क्लास में बता रखा है। चलिए नेक्स्ट, अब 1 के बाद क्या आ गया प्यारे बच्चों, 2। ठीक, 2। अब 2 जिस भी कॉलम में है, 2 जिस भी कॉलम में है, देखिए किस कॉलम में है, इस कॉलम में है, और जिस रो में है इस रो में है। मिटाने के बाद क्या क्या एलिमेंट बचा हमारे पास, तो 2 4 0 5, उसको हम लिखेंगे 2 4 0 5। ठीक। अब ध्यान देना बच्चों, 2 का साइन क्या होगा, 2 का साइन यहाँ पे निगेटिव होगा। 2 का साइन क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 का साइन हमारा निगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब आगे बढ़िए, इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे थे, अब बचा हमारा 3 एलिमेंट, हम लिखेंगे 3। ठीक। और उसके बाद देखिए 3 जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, 3 जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, बाकी क्या बचा 2 3 0 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 0 1। अब 3 के पहले हमको साइन लगाना है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो आप देखिए 3 का साइन क्या होता है, हम साइन स्कीम भी लिख दे रहे हैं, इस तरीके से होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अल्टरनेट में आपको लिखते चलना है, अल्टरनेट में लिखते चलना है। देखिए प्लस के अगल बगल में माइनस रहेगा, देखिए प्लस के अगल बगल में माइनस, माइनस के अगल बगल में प्लस, तो देखिए माइनस के प्लस 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 है ना। तो अल्टरनेट आपको करते चलना है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। ठीक है। तो 3 के जगह पे आप देखेंगे तो 3 का साइन प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस दे देंगे। अब आगे बढ़ते सॉल्व करते हैं। तो 1, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 3 गुने 5 करेंगे, 3 गुने 5 माइनस 4 गुने 1 माइनस ऑफ 2, 2 गुने 5 कितना होगा 10, माइनस ऑफ 4 गुने 0, 4 गुने 0 प्लस 3, 2 गुने 1 माइनस ऑफ 3 गुने 0। तो यहाँ से मिल जाएगा प्यारे बच्चों 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 3 15 माइनस 4 कितना मिलेगा 11, माइनस 2 गुने 10 माइनस 4 गुने 0 0 हो जाएगा, तो 2 गुने 10 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3 गुने 2 और माइनस 3 गुने 0 तो 0 आ जाएगा, तो 3 गुने 2 आ जाएगा। यहाँ से मिलेगा 11 माइनस ऑफ 20 प्लस 6,
तो यहाँ से मिलेगा प्यारे बच्चों 11 6 17 -20, ये मिल जाएगा आपको -3। क्लियर। तो अभी हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो हमें वैल्यू कितना मिला प्यारे बच्चों, वैल्यू हमें मिला -3। देखिए मैंने आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का जो प्रोसेस बताया है वो प्रोसेस जो नॉर्मल प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से आप लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो आप ये नोट हमारा याद रखेंगे, ऑलवेज एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट, always expand determinant along the row या along the column, किसी भी रो के along या फिर कॉलम के along हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे रो के along या ऐसे कॉलम के along एक्सपेंड करें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। ऑलवेज एक्सपेंड डिटर्मिनेंट along the row or column having maximum number of zero, having maximum number of zero। ऐसा करने से क्या फायदा होगा प्यारे बच्चों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि आप यदि ऐसे कॉलम या रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे जिसमें जीरो की संख्या सबसे ज्यादा होगी तो क्या होगा आप यहां देखिए। सपोज करिए आप यदि इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते तो क्या होता, तो होता हमारा जीरो पहले, और ये तो बचता हमारा 2 3 3 4। ठीक है, तो जीरो को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ता +1। ठीक, तो हमें इस वाले का काम हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। तो यदि सपोज करें आप इस रो में यहाँ भी जीरो होता तो हमें इसको और इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ हम क्या करते, सिर्फ हम 5 वाले को सॉल्व करते, तो हम क्या लिखते 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 जिस रो में है और जिस कॉलम में है, तो 5 इस रो में है और इस कॉलम में है, तो बचता कितना हमारा 1 2 2 3, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते, फिर हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाता। तो देखिए कितना आसान हो रहा है। यदि हम उस रो के अलॉन्ग या उस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो तो हमारा काम आसान हो जाता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपको समझाने के लिए था, आप इस नोट को कहीं ना कहीं आप लिख लेंगे। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग इस कंसेप्ट पे, जो हमारा बेसिकली कंसेप्ट क्या था, प्रॉपर्टी 1 था कि यदि आप किसी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलेगा नहीं। तो हमने क्या किया, पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू पता कर लिया, अब हम लोग रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान देना है, पहले रो को पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, और तीसरे रो को तीसरे कॉलम में ही कन्वर्ट करेंगे। तो पहला वाला रो है उसको हम पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 2 3। दूसरा वाला रो है उसको दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 3 4। तीसरा वाला रो है उसको तीसरे कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो 0 1 5। क्लियर। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट का जब वैल्यू पता करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू एग्जैक्टली वही आएगा जो पहले वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू था। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के दौरान हम एक्सपेंड उस रो के अलॉन्ग या उस कॉलम के अलॉन्ग करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। तो देखिए हमको पहले रो में आपको दिख रहा है जीरो, ठीक, तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, पहला 1 मिलेगा 1। अब 1 किस रो में है, पहले वाले रो में है, तो इसको डिलीट कर देंगे। और 1 किस कॉलम में है, दूसरे वाले पहले वाले कॉलम में है, तो उसको डिलीट कर देंगे, तो क्या बचा 3 1 4 5, 3 1 4 5। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारा सॉरी उसके बाद हमारा क्या आएगा 2, उसके बाद हमारा क्या आएगा 2। तो 2 का साइन हमने आपको बताया है कि वो निगेटिव होता है। अब 2 जिस रो में है, 2 किस रो में है प्यारे बच्चों, पहले रो में और सेकंड कॉलम में। तो जब आप इसको ढक दें और इसको ढक दें तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, देखिए आपको मिलेगा 2 1 3 5। तो 2 1 3 5, और उसके बाद जीरो का तो काम करना ही नहीं है, क्योंकि जीरो के साथ
क्योंकि जब आप जीरो के साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो इसको हमें काम करना ही नहीं था। क्लियर? अब आइए अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो 1 कितना मिलेगा, 5 थी 15 माइनस 4 माइनस 2 गुने 5 दूना 10 माइनस 3, तो यहाँ मिल जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 11 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 11 माइनस 7 दूना 14, तो कितना मिला प्यारे बच्चों, -3। देखिए ये सेम है जो पहले हमें मिला था। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला प्यारे बच्चों, कि जब हम रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करें या कॉलम को करस्पॉन्डिंग रो में चेंज करें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप आसानी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बिना एक्सपेंड किए हुए आप डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी 2 कहता है कि इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड बट इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम। मतलब यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो को आपस में आप बदल देते हैं, दो रो को यदि आपस में बदल देते हैं तो वैल्यू नहीं बदलेगा लेकिन उसका साइन बदल जाएगा। दैट मीन्स यदि पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू +5 था तो अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू -5 हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली कॉलम के केस में भी होगा। यदि कॉलम है, दो कॉलम को ऊपर नीचे आप कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं, पहले वाले को दूसरे के स्थान पर और दूसरे वाले को पहले के स्थान पे, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा, सिर्फ उसका साइन बदलेगा। दैट मीन्स यदि पहले वैल्यू +7 होता तो अब जो वैल्यू होगा वो -7 हो जाएगा। यदि पहले वैल्यू -8 होता तो अब वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा लेकिन साइन बदलेगा। दैट मीन्स जैसे एक कोई डिटर्मिनेंट हम लेते हैं 1 2 3, इससे पहले क्या डिटर्मिनेंट था हमारा, देखिए 1 2 3 2 3 4 0 1 5, 1 2 3 2 3 4 0 1 5, ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट था। तो इसका वैल्यू हमने आपको बताया था, जब वैल्यू हमने निकाला था तो -3 आया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के दो रो को आपस में बदल देते हैं। ठीक है, तो इंटरचेंजिंग रो, ठीक है, रो को हम बदल देते हैं, मतलब पहले वाले रो को दूसरी जगह पे और दूसरे वाले को पहले पे। तो क्या मिलेगा, देखिए 2 3 4 1 2 3 0 1 5। क्लियर है? अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इस रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है, हमें एक्सपेंड उस रो या उस कॉलम के अलोंग करना चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो, हमने आपको बताया था। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो तीसरा रो के अलोंग, तो थर्ड रो। तो क्या मिलेगा, अब 0 वाले को तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही देगा, तो डायरेक्टली हम बढ़ेंगे कहाँ पे, 1 पे। ठीक है, तो 1 का साइन क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 का साइन होगा, देखिए हमने आपको साइन स्कीम बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो 1 का साइन क्या हो गया, माइनस। अब 1 जिस रो में है, 1 आपको थर्ड रो में है, उसको हटा दीजिए। ठीक, 1 किस कॉलम में, सेकंड कॉलम में, तो इसको हटा दिए तो क्या दिख रहा है आपको, 2 4 1 3, 2 4 1 3। अब आया 5 तो +5। ठीक, अब 5 जिस रो में है तो 5 आपको इस रो में है, जिस कॉलम में है तो थर्ड कॉलम में, तो क्या बचा, देखिए 2 3 1 2, 2 3 1 2। तो सॉल्व करेंगे तो -1, अब 3 दूना 6 -4 +5, 2 दूना 4 -3। तो क्या मिलेगा, आप देखिए -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 +5 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये मिला प्यारे बच्चों -2 + 5, तो यहाँ पे क्या मिला, 3। तो आप ध्यान दीजिए, पहले वैल्यू आपका -3 था, अब वैल्यू आ गया 3,
मतलब वैल्यू नहीं बदला है, वैल्यू 3 ही है, वैल्यू 3 ही है, बस क्या बदला है, साइन बदला है। साइन मतलब पहले निगेटिव था, पहले क्या क्या था बच्चों, पहले निगेटिव 3 था, अब आ गया पॉजिटिव 3। तो इसे हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि यदि हम दो रो को आपस में एक बार बदल दें या दो कॉलम को एक बार आपस में बदल दें तो वैल्यू तो सेम रहेगा, लेकिन लेकिन साइन उल्टा हो जाएगा। यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल। मतलब कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा यदि कोई दो रो या कोई दो कॉलम बराबर हो। क्या हो बच्चों, बराबर हो या फिर समान हो, तो क्या कहेंगे, उनका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको करके क्या ये सही है या नहीं। तो 1 2 3, यहाँ भी हम ले लेते हैं 1 2 3। क्यों, क्योंकि बोला गया है इफ टू रो या टू कॉलम आर आइडेंटिकल। तो देखिए 1 2 3 1 2 3, ये दो रो क्या हो गया आपका, आइडेंटिकल हो गया। और तीसरा ले लेते हैं 4 5 6। तो इसका हम लोग निकालते हैं क्या, इसका हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें 0 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो इसको एक्सपेंड करते हैं प्यारे बच्चों, किसके अलोंग, इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, अलोंग फर्स्ट रो मतलब पहला कतार के अलोंग एक्सपेंड करते हैं इधर। तो चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1। अब 1 जिस रो में है उसको ढक लीजिए आप, जिस कॉलम में उसको ढक लीजिए, तो क्या बचा बच्चों, 2 3 5 6। तो 2 3 5 6। अब 1 का साइन पॉजिटिव होता है, अब 2 का साइन क्या हुआ देखिए, प्लस माइनस प्लस। तो 2 का साइन माइनस होगा तो -2। अब 2 जिस जिस रो में है, तो पहले रो में है, 2 जिस कॉलम में है उसको ढक लिया, तो क्या मिला देखिए आपको, 1 3 4 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 4 6। उसके बाद आएगा बच्चों 3, तो +3। अब 3 जिस कॉलम में ढक लिया, 3 जिस रो में है उसको ढक लीजिए आप, तो क्या बचा प्यारे बच्चों, 1 2 4 5, 1 2 4 5। अब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 1 गुने 6 दूना 12 -15 -2 6 -12 +3। तो 1 गुने 5 कितना होगा, 5 -4 गुने 2 8। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 12 -15 कितना आएगा, -3। -2 गुने कितना आ जाएगा, -6 +3 गुने 5 3 8, तो -3। अब देखिए यहाँ से आ गया आपके वैल्यू -3 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 6 दूना 12 और माइनस माइनस प्लस, तो 12। नेक्स्ट आप देखिए क्या मिलेगा, प्लस 3 3 9, यहाँ पे -9। तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, -3 और -9, तो -12 और +12। तो ये क्या मिला आपको, 0। क्लियर है, क्या मिला आपको, 0। मतलब इससे सिद्ध हो गया कि यदि कोई डिटर्मिनेंट जिसका कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो यानी समान हो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है कि अ कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम मे बी टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब यदि कोई डिटर्मिनेंट है, उसके किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में यदि कोई कॉमन फैक्टर हो तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट के साइन के बाहर ला सकते हैं, डिटर्मिनेंट के साइन के बाहर ला सकते हैं। जैसे जैसे देखिए, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है हमारे पास, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहाँ पे है C1 C2 C3। ये कोई डिटर्मिनेंट है आपके पास, ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट है आपके पास।
और इसमें ऐसा है कि यहाँ पे m दे दे, m यहाँ भी दे दे और m यहाँ भी दे दे। तो इस तरीके का आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है तो कहता है कि यदि ऐसा कोई रो है या फिर ऐसा कोई कॉलम है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर है, यानी कॉमन फैक्टर है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे जब गौर से आप डिटर्मिनेंट को देखेंगे, तो गौर से जब देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पहला वाला जो कॉलम है, ये देखिए वर्टिकल जो होता है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं और हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको हम लोग रो कहते हैं। तो पहला कॉलम में आप देखेंगे तो m यहाँ भी है, m इसमें भी है और m इसमें भी है। तो कहता है यदि कॉलम कुछ भी है तो उसको डिटर्मिनेंट के हम बाहर ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसका मतलब होगा कि m चूंकि पहले वाले रो में कॉमन है, इसलिए हम लोग m को बाहर ले सकते हैं और डिटर्मिनेंट को इस तरीके से लिख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। क्लियर है? यानी इस तरीके से डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो हम उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब यदि m, जैसे m क्या था, m पहला कॉलम में कॉमन था तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसा हो। मान लीजिए एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए ये है x y z l m n p q r, ठीक है। और ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2l है, 2m है और 2n, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए दो कॉमन दिख रहा है, सेकेंड रो में आपको दो कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस दो को बाहर निकाल सकते हैं। दैट मीन्स एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू आर, और बाहर में हम इसको दो को लिख सकते हैं। क्लियर है? मतलब दिस डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस टाइप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए अब आपके पास मात्र दो ही प्रॉपर्टी बचे हैं, प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है कि अच्छा सर कितना प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ये आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, और ये चूंकि आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में ज़रूरी होता है इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है कि इफ ईच एलिमेंट इन एनी रो और कॉलम इज द सम ऑफ टू terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more other determinant। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ each element in any row और column, ठीक है। जैसे जैसे आप देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी जो मैंने दिया था a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, ये कोई डिटर्मिनेंट है। अब कह रहा है कि यदि 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 प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम ऐसा है जिसमें जिसमें क्या है, दो टर्म आ रहे हैं, जिसमें दो टर्म आ रहे हैं, यानी ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है जिसके किसी रो में या किसी कॉलम में दो टर्म, किसी में दो टर्म, जैसे यहाँ पे आ जाए मान लीजिए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये जरूरी नहीं है बच्चों कि ये पहले वाले रो में ही हो, जरूरी नहीं है कि ये पहले वाले कॉलम में ही, ये दूसरे कॉलम में भी हो सकता है, ये तीसरे कॉलम में भी हो सकता है, ठीक। या ऐसा भी हो सकता है कि रो में भी हो सकता है। देखिए ये अल्फा वन a1 b1 सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, रो में दिया, अभी हमने रो में दिया, आप कॉलम में भी दे सकते हैं। अभी आप क्या कर सकते हैं, कॉलम में भी दे सकते हैं, प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा भी दे सकते हैं। तो ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है जिसका एक रो या कॉलम दो एलिमेंट को कैरी करता है, तो दिस डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट टर्म में। कैसे? तो पहला डिटर्मिनेंट हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये पहला डिटर्मिनेंट हो जाएगा।
अब उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस डालेंगे और ये दोनों सेम रहेगा। अब क्या हुआ, A1 A2 A3 को हमने लिख दिया, बचा क्या XYZ। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे XYZ, यहाँ पे B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इस तरीके से हम लोग इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि प्यारे बच्चों यहाँ पे यदि माइनस साइन होता, क्या होता, यहाँ पे माइनस साइन होता, यहाँ पे माइनस साइन होता, तो अपन क्या करते, इस जगह पे प्लस की जगह पे क्या करते हम लोग माइनस साइन दे देते। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली यदि यहाँ पे रो में होगा तो यहाँ भी हम लोग दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब आज का आपका आखिरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, आखिरी प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या कह रहा है आखिरी प्रॉपर्टी, आप देखिए कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो और कॉलम is multiplied by a number or an expression and is then added to or subtracted from any other row or column। कह रहा है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट है तो उसके यदि किसी एक रो में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में जोड़ दे या घटा दे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। सिमिलरली कॉलम के केस में भी है। जैसे जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको एग्जांपल दिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ये कोई डिटर्मिनेंट है, ये कोई डिटर्मिनेंट है। तो कहता है कि इसके किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, मान लीजिए हम इस कॉलम में हम क्या कर रहे हैं C2 में हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, सपोज करिए C1 में क्या कर रहे हैं, C1 में हम कर रहे हैं, C1 में क्या कर रहे हैं C1 प्लस C1 में हम क्या कर रहे हैं C1 प्लस C2 इंटू एक्स। ठीक है, कहने का मतलब इस वाले रो में कॉलम दो में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस चीज को जो मिल रहा है उसको हम लोग कॉलम 1 में ऐड कर देते हैं, तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। जैसे अभी क्या कर रहे हैं हम लोग कॉलम 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉलम 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम डिटर्मिनेंट को लिख दे रहे हैं आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। क्लियर। अब सेकंड वाले कॉलम में x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा B1 इंटू एक्स मिलेगा, तो इसको हम ऐड कर रहे हैं कहाँ पे पहले वाले में। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा B2 इंटू एक्स, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे B3 एक्स। क्लियर। हमने क्या किया C1 में क्या किया, देखिए C1 में C1 प्लस कर दिया C2 इंटू एक्स, यानी C2 यानी कॉलम सेकंड कॉलम में x से मल्टीप्लाई करके और इसको हमने पहले वाले कॉलम में जोड़ दिया, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलेगा नहीं। दैट मीन्स यदि ये डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 है और यदि ये डिटर्मिनेंट डेल्टा 2 है तो हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा क्या डिटर्मिनेंट डेल्टा 2। अब सिर्फ प्लस ही नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। सपोज करिए यदि हम ऐसा भी कर सकते हैं C1 में C1 माइनस C2 एक्स कर दें तो भी वैल्यू नहीं बदलेगा। अपन क्या करेंगे यहाँ पे सब जगह पे प्लस की जगह पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो भी वैल्यू नहीं बदलने जा रहा है। किसी का मन करे हमने C1 में किया, आपका मन करेगा कि नहीं सर मैं C3 में जोड़ूं, C3 में C3 प्लस C2 इंटू एक्स करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। तो इस केस में कैसा डिटर्मिनेंट आता प्यारे बच्चों, इस केस में कैसा डिटर्मिनेंट आता A1 A2 A3, यहाँ पे B1 B2 B3। ठीक है। अब हमने क्या करा है C1 C3 में यानी इस वाले कॉलम में हम लोग ऐड कर रहे हैं किसको C2 में कॉलम 2 में x मल्टीप्लाई करके, तो B1 इंटू एक्स, तो यहाँ पे तो C1 C2 C3 आता, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, प्लस B1 इसमें x से मल्टीप्लाई करके जोड़ दे रहे हैं, इसमें x से मल्टीप्लाई करके जोड़ दे रहे हैं, इसमें भी हम x से मल्टीप्लाई करके जोड़ दे रहे हैं, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्यारे बच्चों नहीं बदलने वाला, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलने वाला। क्लियर है। दैट मीन्स
ये हमने कॉलम के साथ किया, आप रो के साथ भी कर सकते हैं, आप रो के साथ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे देखिए, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, हम क्या करें, अभी मैंने आपको कॉलम के साथ करके दिखाया ऑपरेशन, अभी मैं आपको रो के साथ करके दिखाता हूँ, रो के साथ। तो मान लीजिए रो टू में क्या कर रहे हैं, रो टू प्लस रो वन इंटू एक्स। एक्स ही क्यों, आपको मन करे तो यहाँ वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, मतलब किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए हमने ऑपरेशन किस में किया है, हमने रो टू में करना है, हमें रो टू में करना है। तो रो टू में जब करेंगे, रो टू में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई से। ठीक, यानी इसमें वाई से मल्टीप्लाई करके जोड़ किस में रहे हैं, सॉरी रो टू में ऑपरेट कर रहे हैं, रो टू में ऑपरेट कर रहे हैं और किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो वन में मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ दे रहे हैं रो टू में। तो रो टू में जोड़ना है प्यारे बच्चों, देखिए A2 यहाँ पे A1 B1 C1 B2 C2 A3 B3 C3। क्लियर है। अब देखिए रो टू में जोड़ना है, यानी इसमें हमको ऑपरेशन किस में करना है, इसमें करना है। कैसा ऑपरेशन करना है, R1 में y से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो R1 हमारा ये है, इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जब y से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले में तो क्या मिलेगा A1y, उसको जोड़ना है दूसरे में, तो A1y। ठीक, फिर इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे तो B1y। इसमें क्या करना है, y से मल्टीप्लाई करना है पहले वाले में, उसको जोड़ देना है तो C1y। तो भी आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा। डेट मीन्स यदि इसका वैल्यू डेल्टा 1 है और इसका यदि वैल्यू आप लिखते हैं डेल्टा 2, देन द वैल्यू विल नॉट चेंज। मतलब डेल्टा 1 का वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होगा, डेल्टा 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे ऑपरेशन आप कर सकते हैं। यहां तक आगे समझ में प्यारे बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है और जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको फॉलो बस करना है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आपको बिना एक्सपेंड किए हुए बहुत ही जल्दी से आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। इस रूल का स्पेशल नेम है प्यारे बच्चों, इस रूल का नेम है सैरस रूल। क्या है, सैरस रूल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सैरस रूल। ठीक है, तो सैरस रूल क्या है ये देखते हैं। सैरस रूल क्या है वो देखते हैं। सपोज करिए आपके पास जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ था वो था 1 2 3। ठीक है, 2 3 4 0 1 5, ये ऐसा कोई डिटर्मिनेंट था। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो आपको जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो क्या है, एक्सपेंड करके फाइंड आउट करना। किसी एक रो या किसी एक कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलॉन्ग आप एक्सपेंड करके वैल्यू को फाइंड आउट करते थे, जो कि थोड़ा सा लेंथी था। अभी मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक जिसकी सहायता से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल मैंने आपको बताया था, मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। प्रिंसिपल डायगोनल प्यारे बच्चों क्या होता है, ये वाला जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल है। क्लियर। और ये वाला जो है वो सेकेंडरी डायगोनल है। क्लियर, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल, ये वाला सेकेंडरी डायगोनल। यहाँ तक क्लियर। चलिए, तो हमें क्या करना है, हमें जो करना है बच्चों, हमें करना है प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, माइनस सेकेंडरी डायगोनल। ये कर देंगे तो हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 गुने 3 है। डेट मीन्स हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का ही पेयर बनाना पड़ेगा, यानी 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बढ़ते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग। प्रिंसिपल डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट आ रहा है आप देखिए। प्रिंसिपल डायगोनल में सबसे पहला आपको एलिमेंट आ रहा है 1 3 5। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप लिख लीजिए 1 × 3 × 5। क्लियर। अब उसके नीचे आइए, उसके नीचे आइए, इसके नीचे पैरेलल आएंगे, इसके नीचे पैरेलल आएंगे। तो इसके नीचे जब आप पैरेलल आएंगे तो कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, 2 और 1 मिल रहा है। आपको कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, 2 और 1। देखिए
आपको 2 और 1 मिल रहा है, ठीक। लेकिन अब ध्यान दीजिए, जब 2 और 1 मिल रहा है तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। आपको बनाना है कितना का पेयर? 3-3 का पेयर। आपको बनाना है 3-3 का पेयर। 2 1 मिला, अब इसी के समानांतर बढ़ेंगे। इसी के समानांतर देखिए ये है, इसी के समानांतर ये है और इसी के समानांतर ये है, ठीक है। तो 2 1 यहाँ लिया, अब इसके ऊपर चलिए, इसके ऊपर चलेंगे तो 2 1 और इसके ऊपर चलेंगे तो ये तो हो चुका है काम। इस यहाँ पे 2 है तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये नहीं ले पाएंगे। इसके ऊपर यहाँ पे दिख रहा है हमको एक एलिमेंट है, तो क्या करेंगे, इसको इसको 2 गुने 1 और फिर इसके ऊपर बढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 2 गुने 1 गुने 3। क्लियर? आपका इस रो का काम हो गया, इस रो का काम हो गया। अब बढ़ेंगे किधर? नीचे की तरफ। तो अब नीचे हमारा क्या है? 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाई, हमें 3 का जोड़ा बनाना है तो एक ये हुआ। अब इसके ऊपर बढ़ेंगे तो इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है, कौन सा बचा? ये वाला। तो ये गुने ये हो जाएगा 0 और इसके ऊपर बढ़ेंगे तो 2 एलिमेंट और चाहिए हमें, तो ये है 2 4, तो अब हो जाएगा 0 गुने 2 गुने 4। क्लियर? तो ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। माइनस हम लोग करेंगे सेकेंडरी डायगोनल। अब सेकेंडरी डायगोनल में आप देखिए कौन कौन से आ रहे हैं। सेकेंडरी डायगोनल में आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, वो मेरे को आप बताइए। सेकेंडरी डायगोनल में भी हम क्या करेंगे, उसमें भी हम जोड़ा लगाएंगे। देखिए, तो ये हुआ, एक रो हुआ, फिर दूसरा रो, एक रो हुआ, दूसरा रो, ठीक। फिर आप देखेंगे तो ये आएगा, फिर आपको ये और एक रो यहाँ है, ठीक। इसमें भी हमें 3-3 का जोड़ा लेना है प्यारे बच्चों, इसमें भी हमें 3-3 का जोड़ा लेना है। तो पहला तो ये मिलेगा 0 3 3, तो 0 गुने 3 गुने 3 जोड़ जोड़। अब इसके नीचे बढ़ेंगे तो 1 गुने 4, 1 गुने 4। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 ही एलिमेंट मिल रहा है, तो हमें एक और चाहिए। तो एक और चाहिए तो हम नीचे से एलिमेंट नहीं लेंगे, हम इसके पैरेलली ऊपर बढ़ेंगे। तो ऊपर बढ़ेंगे तो ये इसका काम हो चुका है। इस वाले में 1 और 2 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट का पेयर बन जाएगा, तो हम ये नहीं लेंगे। हम इसके ऊपर बढ़ेंगे, कहाँ मिला? 1, 1 गुने 1 गुने 4, तो 1 गुने 4 गुने 1 प्लस। अब हमने इसका काम कर दिया, इसका काम हो गया। अब कौन सा बचा बच्चों? ये 5, तो 5 गुने, अब इसके साथ में 3 का जोड़ा होना चाहिए, तो एक ये हो गया। अब इसके ऊपर बढ़ेंगे तो इसका काम तो हो चुका है, इसका काम भी हो चुका है। अब इसके ऊपर 2 चाहिए, 2 एलिमेंट और, तो 5 ऊपर बढ़ेंगे तो कहाँ पे बचा हुआ है? ये और ये बचा हुआ है, तो 5 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ से अब आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, 15 प्लस 3 गुना 6 प्लस 8 माइनस 0 प्लस 4 प्लस 2 गुना 4 पंचे 20। यहाँ मिलेगा 8 से 14 और 15 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 29 माइनस 20 4 24, तो कितना मिला? आपको मिल जाएगा 5 आंसर। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप इस तरीके से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आप एक्सपेंड करके बनाएंगे तो भी आपको 5 ही आएगा। चलिए मैं एक्सपेंड करके आपको एक बार बता देता हूँ। तो हम एक्सपेंड करते हैं इस वाले रो के लॉन्ग, यानी थर्ड रो के लॉन्ग। तो 0 है तो 0 वाले का तो हमें करना ही नहीं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0 ही आ जाएगा। तो अब बढ़िए 1, तो 1 का साइन आपको पता है प्यारे बच्चों क्या होता है? देखिए, प्लस माइनस, ठीक है। तो 1 का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस हम दे दे रहे हैं। अब 1 जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए, जिस रो में उसको ढक दीजिए, तो क्या मिला? 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 5, उसके बाद क्या बचा? 5, तो 5 जिस कॉलम में उसको ढकिए, जिस रो में उसको ढक दीजिए, तो क्या मिला? देखिए, 1 2 2 3, 1 2 2 3। तो जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या मिला? -1 अब -1 मल्टीप्लाइड बाई, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, 3 दूना 6 माइनस 4 कितना? 2 प्लस 5, 3 का 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 आपका कितना होगा? -1। तो यहाँ से लिखेंगे -2, ठीक। और यहाँ से आ जाएगा प्लस 5 गुने -1, तो -5, ये मिल गया हमें -7, और यहाँ मिला हमें 5। डेट मीन्स कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रहा है प्यारे बच्चों, वो हमें देखना है। 1 2 3 4, एक सॉरी यहाँ देखिए, जब हमने 1 को लिखा था तो एक ये और ये ढकेंगे आप, तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? 1 3 2 4 ना, ये मिस्टेक हो गया ना हमारा। देखिए, 1 3
1 3 1 3 1 3 2 4। अब जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से कितना, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 करेंगे तो -2 मिलेगा। क्लियर। और उसके बाद 5 वाले को देखिए क्या मिला, 1 2 2 3, 1 2 2 3, तो 3 माइनस 4 तो -1 आ गया। ठीक, तो -5, और यहाँ से मिलेगा 4 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 तो -2, तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी, यहाँ मिलेगा आपको -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 6 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 -4, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ मिलेगा 2 प्लस 5, 2 माइनस 5, 2 यहाँ पे -1 आएगा, तो 2 माइनस 5 यानी ये आपको मिलेगा -3 यहाँ पे मिल रहा है। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कि कहाँ हमने गलती की है। तो 1 गुने 3 गुने 5 प्लस 2 गुने 1 गुने 3, ठीक है, 0, ठीक है, ये 0 आ गया। देखिए यहीं पे हमने मिस्टेक करा था। देखिए आप, ये 5 तिया 15, 2 तिया 6, 0 गुने 2 गुने 8, तो ये कितना मिलेगा प्यारे बच्चे, ये तो 0 होगा। तो 15 और 6 21, 15 6 21 और -24, तो यहाँ से मिलेगा प्यारे बच्चों -3। देखिए, तो हमें दोनों से आंसर वही आ गया। तो ये साइरस रूल बहुत आसान है, बस मैंने चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा गलती करी थी कि 0 मैं भूल गया था, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आंसर मैच नहीं कर रहा था। आप देख लो कि ये साइरस रूल बहुत ही आसान है, इसमें आपको एक्सपेंशन के झंझट से मुक्ति मिल जाता है। तो आप कोशिश करेंगे कि जब भी आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू पता करने के लिए कहें तो आप साइरस रूल से ही फाइंड आउट करेंगे। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो, सब्जेक्टिव रहे तो आप एक्सपेंशन के थ्रू आप जा सकते हैं, और कभी कभी सब्जेक्टिव में आप साइरस रूल का भी यूज कर सकते हैं सब्जेक्टिव में, लेकिन कोशिश करें कि सब्जेक्टिव जब भी आए तो आप एक्सपेंशन का ही सहायता ले, एक्सपेंशन रूल से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। बाकी प्यारे बच्चों, हम लोग माइनर और को फैक्टर जो है इसको हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।